और बहुत खुशी हो रही है आज हम फिर से सब लोग एक साथ आ रहे हैं। और कल की अश्विन पूर्णिमा थी, फिर भी हम साथ में थे। लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट है सप्तबोधांगे, उसको लेके आज देवमित्र जी और अपना प्रवचन देने वाले हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। एक एक जो प्रवचन है बहुत गहराई तक ले जाने वाला है, इसीलिए बहुत खुशी हो रही है। और मैं आज के इस सत्र में आदरणीय ब्रह्मचारी देवमित्र जी, इनका बहुत बहुत स्वागत और पुण्यानुमोदन करती हूँ। और मैं सही में वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो मैं यानी दिल से बोल रही हूँ। और उसका जो अनुवाद है आदरणीय ब्रह्मचारी नाग मित्र जी कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। हम कल भी उनका प्रवचन सुना है। तो ये सबको हार्दिक शुभेच्छा देते हुए हम बस अभी त्रिशरम पंचशील विधायकशील और अपना आज का सत्र शुरू होने वाला है। तो 1 मिनट शांत बैठ के हम त्रिशरण पंचशील को शुरुआत करने वाले हैं। तो हम शांत बैठेंगे। त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। तो इसके बाद मैं देवमित्र जी और नागमित्र जी को सभी की ओर से वो धम्म देशना देने के लिए मैं याचना करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ।
Hello. Okay, Devamitra, you're most welcome. Back again. Your mic is mute. Can you hear me now? Yes, please. Sorry about that. Okay. Slight technical fault at the beginning. कुछ तकलीफ मतलब शुरुआती दौर में तकनीकी रही है. It's my fault. It's technique's fault. Yeah. Okay. Yeah. So today we come to the fifth stage of the 7 Bodhisangas. आज हम सप्तबोधांग के 5वें बोधांग को देखने जा रहे हैं. So in previous days we've followed the path of the Bodhisangas as far as Priti or awareness. Not Rapture, wasn't it? We've reached as far as Priti. Yeah. I got it right. Yeah. तो कल के पहले वाले दिन हमने जो इसके पहले वाला जो बोधांग है प्रीति का उसके बारे में सुना है. So it's important to remember that we're trying to imagine at least the stages of the path from a state of unenlightenment to a state of enlightenment. तो हमको एक तरीके से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम जो सर्वसामान्य अवस्था से हम बुद्धत्व की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं. And according to this particular formulation of the Buddha's teaching, the whole path begins with awareness. और बौद्धों की शिक्षा के मद्देनजर जब इसको देखते हैं तो ये जो हमारा जीवन है ये जागृति से और स्मृति से शुरुआत होता है. And then on the basis of awareness, which means especially awareness of ourselves, awareness of other people, and awareness of things, of the environment in which we live. और जब हम जागृति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्वयं के प्रति की जागृति, वस्तु मात्र के प्रति की जागृति, औरों के प्रति की जागृति, और ये पूरे जो वातावरण है या ये समझिए कि जो वातावरण है उसके प्रति की जागृति. Perhaps, and with regards to self-awareness, perhaps the most important aspects of this, so far as the Bodhisangas are concerned, is awareness of our thoughts and awareness of our feelings. तो ये सारे जागृति या स्मृति के मद्देनजर रखते हुए देखते हैं तो अपने स्वयं के प्रति की जागृति और उसमें भी अपने विचारों के प्रति की जागृति, अपने भावनाओं के प्रति की जागृति, ये बहुत मायना रखती है. So then we can proceed to the second stage, which is the investigation of mental states. और जब हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ हम कहीं ना कहीं धम्म विचय करते हैं या हम कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोजते हैं. And especially it's important that we learn to realize the distinction, or to recognize the distinction between what is a skillful mental state and what is an unskillful mental state. What are unskillful thoughts, what are unskillful feelings, and what are skillful thoughts and feelings, and so forth. Could you repeat, please, Devamitra? Okay, so it's important that we understand the difference between unskillful mental states and skillful mental states. और इस तरीके के जब हम धम्म विचय करते हैं या जान के लेने की कोशिश करते हैं तब क्या कुशल है और क्या अकुशल है उसको समझते हैं. So we learn to recognize what are skillful thoughts and unskillful thoughts. और फिर हम उसके माध्यम से कौन से कुशल विचार है और कौन से अकुशल विचार है उसको जानते हैं. We begin to recognize what are skillful feelings and unskillful feelings, skillful emotions and unskillful emotions. हम कौन सी कुशल वेदना है, कुशल भावना है, कौन सी अकुशल वेदना है, कौन सी अकुशल भावना है, उसको जानना सीखते हैं.
And of course, the implication is that we learn to develop the skillful mental states, especially. और फिर हम इस चुनाव के बाद हम तय करते हैं कि मुझे अपने आप में कुशल वेदना या भावनाओं को विकसित करना है, so that we can dwell more and more in skillful mental states. और फिर हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा उन विधायक कृतियों के तरफ देते हैं. And this has the effect of energizing us. We feel more alive. और इस वजह से फिर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को जिंदा देखते हैं और बहुत सारी शक्ति फिर उस दिशा में हम लोग लगाते हैं. Blocked energy becomes released. जो भी हमारी बंदिस्त शक्तियां हैं वो खुल जाती है. And we begin to feel begin to feel happy. We experience something of Priti. और फिर हम एक तरीके से वहाँ बहुत आनंद महसूस करते हैं और उस आनंद को हम नाम देते हैं वो प्रीति की अनुभूति होती है. So this is how far we've come along this consideration of the Buddhist path. We've reached the stage of Priti. We're now going to look at Prashabdi. तो इस तरीके से हम वहाँ प्रीति का जो अनुभव है वो लेते हैं और अब हम धीरे से अपनी उसी अवस्था को आगे बढ़ाते हुए प्रशब्दी को विकसित करते हुए देखते हैं. But it's important that we don't forget one thing. ये सब करते वक्त हमको एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. And that is what we're looking at is what Bhante Sangharakshita would call the creative mind. और वो बात बंते संगरक्षित जी कहते हैं वो है सृजक मन. And it starts with awareness. और सृजक मन की जो शुरुआत है वो जागृति से होती है, स्मृति से होती है. And it finishes with apeksha, which is equivalent in this series to enlightenment. और फिर इसकी जो समाप्ति है वो उपेक्षा से होती है जो इस सप्तबोधांग का अंत का बोधांग है. So on the face of it, it would seem as if we're more than, by reaching this stage of Prashabdi, which is the 5th stage of 7, that we're more than halfway to enlightenment. तो अब इस तरीके से अगर देखते हैं तो हम लगभग सप्तबोधांग का जो आधा जो एक सफर है वो तय कर लिए होते हैं. But what that means in terms of the actual Bodhisangas themselves is a very, very refined state of emotional positivity. अब इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो कृतियां हैं, उसको बहुत हद तक परिशुद्ध कर लिए होते हैं. It's actually a stage of the path. और वो सही देखा जाए तो हमारे जो मार्ग है उसका एक जगह है, एक स्थिति आ गई. One which I suspect I have never experienced. और मुझे वाकई में कहते हुए ये अच्छा लगता है आपके सामने कि मैंने इस अवस्था का अनुभव नहीं लिया है. Even though I've been practicing the Dhamma for nearly 50 years. बशर्ते कि मैं 50 वर्षों से अब धम्म का आचरण कर रहा हूँ. This doesn't mean that I've made no progress. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें कोई प्रगति नहीं कर रहा हूँ, विकास नहीं कर रहा हूँ. But I have to be realistic. मगर मैंने वास्तविक भी होना चाहिए. I think that when I in terms of my own practice of the Dhamma, I probably am moving from states of unawareness, which isn't even in this list, into awareness. मैं इतना तो जरूर मतलब बता सकता हूँ कि मैं एकदम जिसको कहते हैं कि अजागृत अवस्था के उस प्रवाह को कम से कम जागृत अवस्था तक तो ले आया हूँ. And sometimes, of course, in fact, I hope quite a lot, I investigate my mental states. और मैं कई बार ऐसा कह सकता हूँ कि अपनी मानसिक अवस्था को मैंने अलग अलग करके देखा है, उसका धम्म विचय किया है. So I'm able to examine them. तो मैं एक तरीके से उसका परीक्षण कर चुका हूँ या करता हूँ. Which helps me to lead a mostly skillful life. और वो मुझे
मेरे जीवन को कुशलता के साथ तरीके से जीने के लिए मदद करता है। And many people tell me that many people, when I say I'm 72 years old, actually don't believe me. और इसी वजह से कई लोगों को जब मैं बताता हूँ कि मैं 72 साल का हूँ, लोग मुझ पर यकीन नहीं करते हैं। And then when I ask them, well, why is that? They tell me. और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, तो वो मुझे बताते हैं फिर। Because I say, well, look, if you look very closely at my face, I've got lots and lots of wrinkles. उनको कहता हूँ कि आप मुझे अगर गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे, तो मेरे चेहरे पे कई झुर्रियाँ हैं। And so they look and say, oh, yes, so you have. और वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, वो तो देख रहे हैं, झुर्रियाँ हैं। But you feel as if you're much younger than that. मगर आपको देखकर ये लगता है कि आप उस झुर्रियों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा युवा लगते हैं। And what they tell me is that I seem to have more energy than most people who are 72 years old. और वो दूसरी एक बात बताते हैं कि वो जैसे कि 72 वर्ष की उम्र में जैसे लोगों को देखते हैं, उनकी तुलना में आप में बहुत ज़्यादा फुर्तीलापन दिखता है। Well, I don't mix with 72-year-old people. I avoid old people. मैं वाक़ई में 72 वर्षों के हैं जो लोग हैं उनके साथ में मैं रहता नहीं हूँ, मैं थोड़ा युवा लोगों के साथ में ज़्यादा समय बिताता हूँ। I've got nothing against old people. मैं मतलब उनके साथ में ज़्यादा समय नहीं बिताता हूँ। It's just that I prefer the company of young people. क्योंकि मैं जो युवा लोग हैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ उनके साथ समय बिताने। So sometimes it's easy for me to forget that I'm 72, and I sometimes do things that a 72-year-old man shouldn't do. कई बार मैं भुला देता हूँ अपने आप को कि मैं 72 वर्ष का हूँ और ये जबकि मतलब एक मतलब याद रखना कोई गैर बात नहीं है। I start chopping a big pile of wood, for example, and suddenly realize that I don't have the strength to do it. जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा लकड़े का टुकड़े को जब मैं चीरता होता हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे मेरे में उतनी अब शक्ति नहीं है। But my conclusion from all this is that then clearly I have more energy. My practice of the Dhamma has given me more energy in a certain sense, not physically, but emotionally and mentally. तो ये बात मुझे कहीं न कहीं एहसास कराती है कि भलाई मेरा शरीर मतलब उतनी शक्ति का नहीं रहा, मगर मेरी मानसिक शक्ति धम्म आचरण की वजह से मैं बहुत तरोताज़ा पाता हूँ। But the kind of but even so, there's far more energy that I could develop. I've only just began to tap the very beginnings of the energy that is contained within me, I'm sure. मगर मैं कहीं न कहीं मतलब ये एहसास भी करता हूँ कि मुझे अभी तो मैंने सिर्फ़ जो ऊपरी सतह है उसको खरोंचा है। सही देखा जाए तो मैंने और भी इस तरीके की शक्ति को मैंने वृद्धिंगत करना चाहिए। I can also say that I have a fair share of happiness. I do experience happiness. और मैं कुछ हद तक अपने आप को बहुत आनंदित भी महसूस करता हूँ। But the kind of happiness which is described as Priti, perhaps I don't experience that very much, if at all. मगर जिस तरीके की ये जो आनंदित की अवस्था को ग्रंथों में दर्शाया गया है, उस तरीके की स्थिति मैं नहीं अनुभव करता हूँ। But then comes Prashabdi, और फिर मगर आती है प्रशब्दि की ओर, or calming down. या फिर जिसको हम कहते हैं कि शांत होना। So this is a very exalted mental state. And as I said, I doubt if I have ever experienced it in the sense that it's meant here, ever. ये एक तरीके की बहुत ही ऊँची ऐसी अवस्था है जिसको मैंने शायद ही कभी उसकी अनुभूति लिया है। So it's important, therefore, when we look at the Bodhisangas, that we understand that we are, even though we experience energy, we are sometimes aware, and we may experience happiness and so forth, it's not at the level that is being spoken about in this teaching. तो जिस अवस्था के बारे में यहाँ कहा गया है, उस अवस्था के बारे में एक तरीके से हमको कैसे उसका अनुभव लेना है, उसको हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। But at the same time, we do, I'm sure all of us, have glimpses of what it might feel like at the highest level. We have a very low level experience of some of these things, if not all of them. मगर मुझे एक तरीके से ये भी आपको बताते हुए हर्ष होगा कि कहीं न कहीं हमने इनकी झलकियों को तो
ऊपरी सतह पे क्यों ना हो, उसका हमने अनुभव लिया है। So what I want to do this afternoon is to consider the experience of calm, since that seems to be the essence of prashabdi. तो मैं आज की इस शाम आप लोगों को उस परम शांति के बारे में बताना चाहूँगा। कम से कम वो उसका वो प्रारूप होगा। So that we can learn to identify moments of calm and also when it's absent in our own lives. और उस शांति का जो हम एक तरीके से उसको याद करेंगे, उसको अनुभव करेंगे, जो अपने जीवन में हम उसको पूरी तरह से नदारद पाते हैं या नहीं का एहसास होता है। I think for me, calm is the experience of calm. Sometimes is it's totally absent from my life sometimes, or it has been when I've been younger, certainly. तो कभी-कभार मैं वाक़ई में उस शांति को अपने जीवन में बिल्कुल भी अनुभव नहीं करता हूँ, या फिर मैं अपने उस जवानी के दिनों को अगर मतलब आपको बताऊँ तो निश्चित ही मैं किसी भी प्रकार से उस शांति को अनुभव नहीं किया हूँ। For example, I remember one occasion when I was in Ahmedabad in 1990. तो मैं एक मेरी याद को आपके सामने बताना चाहता हूँ, जब मैं 1990 में अहमदाबाद में था। At this time, I'd been practicing the Dhamma for maybe 16 or 17 years, so I had quite a lot of experience. तो लगभग मुझे 16-17 वर्ष हो गए थे जब मैं धम्म का आचरण कर रहा था। But I remember on this occasion, I was walking down along a street with Dhammachari Ratnadeep. और मैं याद पड़ता है कि मुझे उस समय में मैं धम्मचारी रत्नदीप के साथ में रास्ते पे घूम रहा था। And somebody pushed me off the side of the street into the traffic. और किसी ने चलते-चलते मुझे ट्रैफिक की तरफ धक्का दे दिया। Fortunately, I was much stronger than he was. मैं उस व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा मजबूत था। And so I didn't actually get hit by any of the rickshaws or the other traffic on the road. और मैं किसी भी तरीके से कोई भी अपघात से बचा रहा, कोई किसी ने मुझे मतलब ना स्कूटर वाले ने ना ऑटो वाले ने ठोका। But I got very, very angry. मगर मुझे बहुत गुस्सा आया था। I certainly wasn't calm. और तब मैं बिल्कुल भी शांत नहीं था। And I glared at this man as if I was going to hit him. और मैं एक तरीके से उसको ऐसा घूरा जैसे कि मैं उसको पीटूंगा अब। And other people started to gather around. और तब वहाँ मतलब दूसरे लोग भी इकट्ठा हो गए। And Ratnadeep took me by the arm and pulled me away. और रत्नदीप ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और वहाँ से अलग किया। I'm very grateful to him for doing so. और मैं बहुत आभारी हूँ उनके उस कृति का। Because I had lost all my awareness and I certainly was not calm. और वो समय मैं पूरी तरह से अपनी जागृति खो बैठा था और किसी भी तरीके से मैं वहाँ शांत नहीं था। Now, as a Westerner visiting India, it's not easy for me. It's never been easy for me. एक पश्चिमी आदमी होने के नाते भारत में भेंट करना ये कभी भी इतना आसान नहीं रहा, और खासकर मेरे लिए तो आसान नहीं रहा। Because we have life very easy here in the West. क्योंकि हमारा जो इंग्लैंड का जो जीवन है बड़ा ही सुखदायी है। So the circumstances in India really test me. मगर भारतीय परिस्थिति ने अक्सर मेरी परीक्षा ली है। They test my patience. वो मेरे शांति की परीक्षा ली है। And unfortunately, too many times my patience was not there. I was not patient. और कई बार मैंने मतलब उस तरीके की शांति को मैंने खोया ऐसा देखा है। And I'm sure that Nagamitra could tell you some very amusing tales to illustrate this. और नागमित्र इतनी कहानियां बता सकता है ना देवमित्र के बारे में। Yes, I can tell many, not. But I'm going to ask him not to embarrass me now. मगर मैं किसी भी तरीके से उनको अभी मतलब तकलीफ में नहीं लाना चाहता हूँ। You can tell everybody when I'm offline. मैं बाद में बता सकता हूँ।
So this is true of all of us. When we find ourselves in difficult circumstances, it's very, very difficult indeed to stay calm and to be patient. ये अपने आप में अपनी स्वयं की शांति बनाए रखना, अपने आप को अपने नियंत्रण में बनाए रखना, ये बहुत बहुत यूँ समझिए कि आसान नहीं है। But it's also important that we acknowledge that sometimes we do experience calm. मगर कई बार कह सकते हैं कि उस प्रकार की शांति का हम किसी न किसी पल अनुभव भी लेते हैं। And to be able to recognize that. और उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है मगर। So that, for example, I think probably all of you have had this sort of experience. You do the mindfulness of breathing, and as you do so, the breath, your awareness of the breath has the effect of calming the mind. मगर आपको इस तरीके का अनुभव निश्चित ही आया होगा कि जब आप ध्यान साधना करते हैं तो कहीं न कहीं आप धीरे-धीरे अपने उस सांसों को देख सकते हैं जो शांति से चल रही है। So this gives us some sense of how it could be to live all the time utterly calm. This state of prashanti that we find as the fifth of the bodhiangas. तो ये कहीं न कहीं एहसास करा सकता है हमको कि वाक़ई में वो शांति क्या होगी जो प्रशब्दी में जिसकी बात कर रहे हैं हम। Now, I would hope, and I think it's probably true, that although I was impatient when I was young, I'm much more patient now. मैं ये भी कहना आपको बताते हुए अच्छा लगेगा कि मैं जो अपनी युवा अवस्था में जिस तरीके से अशांत हुआ करता था, वो आज वाक़ई में मैं शांत हूँ। And that there's more calm in my life as a consequence of practicing the Dhamma. और धम्म आचरण के परिणाम की वजह से मैं अपने आप को इस तरीके से उस अवस्था तक ले आया हूँ। Perhaps as a direct consequence of practicing meditation. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये प्रत्यक्ष ध्यान के अभ्यास की वजह से इसका अनुभव ले पा रहा हूँ। But sometimes it's very difficult to see meditation is actually helping us. और कई बार ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको अपनी ध्यान साधना जो है इस शांति को अनुभव करने के लिए मदद करती है। Because very often what happens when we sit down to meditate, we feel like, well, what's the point? My mind is just all over the place. क्योंकि जब हम ध्यान साधना के लिए बैठते हैं तो एक मन में विचार आता है, यार मैं क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मन तो कहीं जगह घूम रहा है। Or we feel that we get bored. या फिर कई बार ऐसा हमको अपने आप में बोरियत भी महसूस होती है। You know, watching the breath coming in and out is so boring. क्योंकि अपनी सांसों का जो आवागमन है बहुत ही क्या देखते रहना उसको बहुत बोरिंग है। Couldn't the Buddha have thought up of a more interesting way of meditating? क्या बुद्ध कोई और भी कोई विशेष बात के बारे में नहीं सोचते थे जिसमें बहुत मजा आ जाए? Why did he have to give us such a boring practice? बुद्ध ने ऐसे इस तरीके की मतलब एक बोरिंग सराव क्यों दिया हमको? But of course, the practice itself isn't boring. It's just that we're experiencing boredom. क्योंकि ये वो जो ध्यान करना वो कोई बोरिंग नहीं है, हमारी अपनी मानसिकता है जो इस तरीके की बात निर्माण कर रही है हमारे मन में। And if we're not careful, we can identify our practice of meditation with these less exciting, these unpleasant Vedanas that we sometimes experience when we meditate. कई बार मतलब ये हो सकता है कि ऐसे ही बात की वजह से हम अपने उन सारी कृति को नजरअंदाज कर सकते हैं और उससे निराश भी हो सकते हैं। Very often people want to take up a different meditation practice as if that's going to make anything different. कई बार इसी उधड़-बुन में लोग दूसरी ध्यान साधना करना चालू कर देते हैं ताकि उनको लगता है कि इसके वजह से मुझे शायद कुछ अलग मिल जाए। Well, it might do for the first few sessions, but probably before long you'd find yourself facing the same problem. कुछ हद तक हो सकता है कि वो भी आपको एक खुशी का या नएपन का अनुभव दे दे, पर कुछ दिनों के बाद में फिर से वही समस्या से आप घिरे रह सकते हैं। So when we find this happens, we have to remind ourselves why it is that we meditate in the first place. तो फिर हम अपने आप को मतलब याद दिला सकते हैं कि मैं तो इसी प्रकार का पहले भी अनुभव ले चुका हूँ।
Bhante Sangharakshita once said that the purpose of meditation is not to have good meditations. बंते संगरक्षित जी कहते हैं कि ध्यान साधना का उद्देश्य ये नहीं कि मैं अच्छी ध्यान साधना करूं. The purpose of meditation is to transform yourself. ध्यान साधना का मकसद है अपने आप का परिवर्तन करना. So the key thing, therefore, is to ask yourself, am I becoming a better human being? तो उसका उद्देश्य ये होता है कि क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति बन रहा हूँ, अच्छा इंसान बन रहा हूँ? Am I becoming a bit more aware? क्या मैं कुछ जागृति या स्मृति अपने में बढ़ा रहा हूँ? Am I becoming kinder? क्या मैं अपने आप में करुणा का भाव बढ़ा रहा हूँ? Am I becoming more patient? क्या मैं कुछ शांति की अवस्था को बढ़ा रहा हूँ? Am I becoming more generous? क्या मैं कुछ अच्छा दान करने वाला व्यक्ति बन रहा हूँ? And so on. In other words, am I changing for the better? और फिर अंत में अपन ये भी पूछ सकते हैं, क्या मैं वाकई में बदल रहा हूँ? It's not always easy to see this. और ये देखना अपने आप में इतना आसान नहीं है. Because usually these things happen very, very slowly, very, very gradually. क्योंकि ये जो चीजें घटती है, ये बहुत ही धीरे धीरे हौले हौले घटती है. And perhaps you just don't notice them happening. और कई बार उसको हम देख भी नहीं सकते हैं. But maybe some of your friends notice that it's happening, or your wife or your husband notices that it's happening. मगर ऐसा हो सकता है कि कई बार आपके मित्र उसका अनुभव ले ले, कई बार आपकी बीवी उसको देख पाए. So we have to look back. We have to be able to have a period of time, a period of practice that we can look back over and see what's happened. तो उसी तरीके से कई बार अपने इस ध्यान साधना के प्रक्रिया को थोड़ा पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करना चाहिए. So that we can see that there has been some change. और फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक हम में बदलाव हुआ है. When I did my 9-month solitary retreat, I'd been on my own for 9 months. I'd not been talking with anybody. I wondered at the end of it whether I'd actually wasted my time. मैं जब 9 माह का एकांतवास किया था, तो उस एकांतवास के दरमियान मैं किसी से बात भी नहीं किया और ना किसी से मिला भी. तो मैं अपने आप में ये सोचता था कि क्या मतलब मैंने बर्बाद तो नहीं किया अपना समय? Because nothing much seemed to have changed. क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास बदलाव हुआ ऐसा महसूस नहीं हुआ था. As far as I could tell, I was the same when I came out as when I went into the retreat. मैं जब वो अपनी एकांतवास का शिविर समाप्त किया, तो मैं अपने आप में देखा कि मुझ में तो कोई खास बदलाव नहीं हुआ. So the first thing that I said when I came out of my retreat was to the order member. Hello? Hello, can you still hear me? Hello? I think we've lost Hello, Nagalokka. Devamitra. I can hear you. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yeah, I think some Nagmitra sir. No, I think we lost him. Okay. Yeah. We'll have to wait for him to come back. Yes. Yeah, we lost him. Yeah. Well, hopefully he will come back. Yes.
calling. Yeah. Yep. Go ahead. You're back from your holiday, Nagamitra. I don't know. I was saying hello, hello, hello. I was watching your face, but nothing replied. Okay, okay. Well, I could not get holidays. I've been here all the time. Yeah. Anyway, I don't. What's the last thing you can remember me saying? I mean, you were saying that you were when you came from solitary, you thought that I am same. Yeah. Yeah. Okay. So I said to the order member who I met when I came out that I think I have just wasted the last 9 months of my life. तो जब मैं अपने उस एकांतवास के शिविर से बाहर आया तो मैंने कहा कि मैं ऐसा लगता है कि मैंने 8 माह मेरे बर्बाद कर दिए. And he just laughed and said, "I don't think so, Devamitra." और वो केवल खूब जम के हंसा और बोला कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ देवमित्र. And the problem was, of course, was that a lot had happened in my retreat, but it happened very slowly and very subtly. मेरे उस शिविर के दरमियान जो भी घटित हुआ वो बहुत ही धीमी गति से हुआ. जो भी बदलाव हुआ बड़ी धीमी गति से हुआ. And I couldn't see the difference until I'd been out of my retreat for a few days. और जब तक मतलब कुछ दिनों तक के मैंने उस बदलाव को अनुभव नहीं कर पाया था. But gradually, I realized that actually something quite significant had happened during those 9 months. मगर धीरे-धीरे मैंने ये अनुभव किया कि बहुत भारी मात्रा में मेरे में बदलाव हुआ है. That my mind had quietened down to an extraordinary extent. मेरा मन एक तरीके से बहुत शांत और बहुत हद तक मतलब उस परिस्थिति को अनुभव कर रहा था. In other words, there was a deep calm. दूसरे शब्दों में अगर बताऊं तो बहुत ही गहरी शांति की अनुभूति में ले रहा था. And I found it difficult to formulate my thoughts and to communicate with others. मैं अपने आप के जो विचार है उन विचारों को एकत्रित करके दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन या संपर्क करते हुए थोड़ी बाधा महसूस करता था. I could communicate and I could think, but it was as if there was a reluctance deep within to doing so. मैं कर सकता था संपर्क, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से मतलब अपने आप को उस बात को करने में थोड़ी बाधा महसूस कर रहा था. But that was a very, very positive thing nonetheless. मगर वो अपने आप में एक विधायक ऐसी अवस्था थी. And I realized that the same applied to my meditation practice over 40 odd years. Something subtle had slowly happened during that 40 years. और लगभग जो 40 वर्षों में जो ध्यान साधना में करते आ रहा था वो भी एक तरीके से रोज करने की वजह से वो एक शांति और स्थिरता का मैं अनुभव ले रहा था. So if you find yourself dissatisfied with your meditation practice, I think that it's you just have to be patient with yourself. तो एक तरीके से आपको अपने ध्यान साधना के बदलाव को अनुभव करने के लिए थोड़ा शांति का विकास करना बहुत जरूरी है. And just keep on doing it. और आप उसको निरंतर करते रहिए. Because the changes that are taking place are not easy to see and they happen very slowly. हमारे जो बदलाव है वो हमको कई बार दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत धीरे-धीरे बदलाव होते हैं. And it's not just a question, of course, of meditation. और निश्चित ये कोई मतलब ध्यान साधना के ही माध्यम से नहीं होता है. We have to apply our Dhamma practice throughout every moment of our lives. हमको अपने जीवन के हर क्षणों में हमारे अपने धम्म आचरण की तरफ भी ध्यान देना होगा. And meditation is just one of the important practices that we do.
और हमारे आचरण में की ध्यान साधना करना भी एक उसका हिस्सा है, भाग है। But just as important is the practice of the silas. जैसे कि हम शीलों का आचरण करते हैं, वैसे ही ध्यान साधना का भी आचरण होता है। Our meditation practice perhaps helps us to be more aware of the silas, more aware of when we're being skillful and when we're being unskillful. और ध्यान साधना एक तरीके से हमारे जो पंचशीलों के आचरण के लिए कुशलता से करे या अकुशलता से करे, उसके लिए मदद करती है। But let's come back a bit. I did say earlier that the Bodhiangas were essentially a description of what Bhante Sangharakshita calls the creative mind. और मैं आपको याद दिला दूं कि जो सप्तबोधांगे हैं, जो भंते जी ने कहा कि ये हमारे कुशल कृति के परिणाम के रूप में या कुशल मनोअवस्थाएं हैं। But very often what we find is that we're not in that creative mind. We are in the reactive mind, as he calls it. मगर हम ऐसा बहुत बार हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रियात्मक रहते हैं, हम बहुत कम सृजक रहते हैं, ऐसा वो कहते हैं। So the reactive mind is, he says, is the mechanical mind. वो प्रतिक्रियात्मक मन को यांत्रिक मन के अवस्था के अनुसार देखते हैं। It's the unaware mind. वो कहते हैं कि वो जागृत मन है। It's the unskillful mind. वो कहते हैं कि वो अकुशल मन है। The mind which is dominated by negative emotions. जो हमारी नकारात्मक भावनाओं से वो नेतृत्व किया जाता है उसको। The mind which is trapped into a reaction between opposites. वो जो विरोधी भास है उसको उसकी प्रतिक्रिया में फंसा रहता है। And he contrasts this with the creative mind. और वो पूरी तरह से जो विधायक अवस्था है उसके विरोध में काम करता है। The creative mind is characterized by freedom and spontaneity. और जो कुशल मन है वो क्या कहेंगे उसको, एक तरीके से स्वतंत्र और विधायक दृष्टि से बताया जाता है। And by positive emotions. और विधायक भावनाओं से प्रस्तुत करा जाता है। It's characterized by stability in a positive sense. और एक तरीके से स्थैर्यता विधायक अंगों से उसको कहा जा सकता है। And one of the positive emotions that, or one of the positive states that manifests in the creative mind is calm. और उसी में का एक विधायक अंग है, वो है शांति का। So as you're probably aware, what we're faced with in life is moving from what Bhante Sangharakshita would call the reactive mind more and more into the creative mind. तो जिस तरीके से भंते संघरक्षित जी कहते हैं कि आपका मन अकुशल मानसिक अवस्था से कुशल मानसिक अवस्था की तरफ बढ़ता है। And the key thing in that process is the development of awareness, and especially of self-awareness. और उसमें की जो मुख्य जो गुरु किल्ली है वो ये है कि हम अपने मन को विधायक रखें। Because this awareness can create just a sort of gap sometimes in our experience. It causes us to pause. और जब हम कुशल अवस्था की बात करते हैं तो वो जो बीच का या मध्य या महत्वपूर्ण रोल जो अदा करती है वो हमारी जागृति के वजह से है। Let's use the example I gave the other day of someone saying to somebody else, "Oh, he or she doesn't give me proper respect." तो जैसे कि मैं कुछ दिनों पहले ये बोला था कि ये या वो मुझे उचित आदर नहीं करते। It's something that I've heard many times in India from people. और मैं कई बार ये भारत के लोगों से सुना है। So what happens when we feel that way or when we say that? What really was going on? अब अगर देखें तो क्या होता है हमारे मन में, कौन सी बात होती है? Someone perhaps has behaved in a way which we feel was disrespectful. हम देखते हैं कि कई बार मतलब हमारे साथ में कोई अनादर तरीके से बात करता है। And so we say, well, he doesn't give me proper respect. तब हम बोलते हैं कि हाँ, ये मुझे उतना आदर नहीं करते हैं। But that may not be actually what's happening. पर वो
सही में वो बात हो रही है ऐसा नहीं है। So if you feel that someone is being disrespectful to you, it's best just to sort of try and be aware of what you're feeling. जब आप ऐसा देखते हैं कि आपको कोई अनादर करता है, तब सही देखा जाए तो आप शांति से अपने मन में क्या घट रहा है, उसको देखिए। Perhaps you feel offended. आप हो सकता है कि उनसे आप दुखी महसूस करते हैं। But if you feel offended, well, for a start, that's not a positive mental state. It's an unskillful mental state. जब आप उस तरीके से किसी से दुखी महसूस करते हैं, तो आप देखिए कि वो प्रतिक्रियात्मक मन है, आपका सृजक मन नहीं है। So then you have to start to ask yourself, well, why do I feel offended? तो कहीं न कहीं फिर अपने आप को एक सवाल पूछिए कि क्यों मैं इस तरीके से दुखी महसूस करता हूँ या फिर उससे अलग महसूस करता हूँ। And perhaps you realize that, well, you feel hurt. और तब आप महसूस करते हैं कि आपको कोई आप दुखी हो गए। So then you might have to ask yourself, well, but did he really behave in a way that was hurtful to me? मगर क्या वाक़ई में उसने ऐसी कोई कृति किया जिससे मैं दुखी हुआ हूँ? So if you can think in this, if you can first of all just pause and try to be aware, and then investigate your mental state in this way, the unskillful reaction calms down. जब आप इस तरीके से थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा-सा अवकाश लेते हैं और फिर अपने मन का आप स्वयं विचय करते हैं, धम्म विचय करते हैं, तो आपको क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। So this is the sort of process we have to learn to engage with. और इस तरीके की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए हमने अपना समय देना चाहिए। I mean, for example, when I told you the story about what happened in Ahmedabad when I was with Ratnadeep. मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेरा उदाहरण बताया जो मैंने अहमदाबाद में घूमते हुए रत्नदीप के साथ में बिताया था। And I knew immediately that I'd behaved badly. और मेरे ध्यान में आया कि मैं वहाँ मेरा जो बर्ताव है वो सही नहीं हो रहा था। And Ratnadeep saved me from a potentially dangerous situation. और रत्नदीप ने लगभग मुझे वहाँ जो एक बुरी परिस्थिति निर्माण हो रही थी उससे अलग किया था। But I was deeply shocked by my own reaction. मगर मैं अपने स्वयं के उस प्रकार की प्रतिक्रियात्मक कृति से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। And I reflected a lot about it. और मैं फिर बहुत हद तक इसके बारे में चिंतन किया था। And I asked me the sort of questions that I've just been suggesting to you. और मैंने उसी तरीके के सवाल पूछे जो आपको अभी मैंने सुझाया है। So we've got to learn to go through this process, and if we do that, eventually we will find a calm. तो हमने इसी तरीके की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जो प्रक्रिया हमको एक तरीके से फिर शांति के अनुभूति के लिए मदद करती है। It will help to calm our anger. हमको हमारे गुस्से को शांत करने के लिए मदद करेगी। Or it might be fear. या फिर डर में। When I was on my 9-month retreat, sometimes I experienced intense fear. जब मैं 9 महीने के अपने उस शिविर में था एकांतवास के, तो कई बार मैंने इस डर को महसूस किया है। And I knew I had to work with it. और मैं देखा कि मुझे इस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। And it was very hard. It was very difficult. और ये बहुत ही कठिन था। Because fear is such an intense emotion. क्योंकि जो डर है वो बहुत ही गहरी ऐसी भावनाएं हैं। But although I was aware that this fear, I was experiencing the fear, I was not acting out of it. मैं उस डर को महसूस कर रहा था, मगर मैंने ये तय कर लिया था कि इसके प्रभाव में नहीं जीना है। I knew it was just fear. मैं जानता था कि ये केवल डर है। And I kept on telling myself, I am not my physical body. I am not my mental state. मैं अपने आप को ये बताया करता था कि जो भी मेरा शरीर है, ये मेरी मानसिक अवस्था नहीं है। And I had to do this over many weeks. और ये मुझे कई सप्ताहों तक इस तरीके का आचरण करना पड़ा। But eventually, the fear just stopped.
कुछ ही अरसे बाद ये डर वहाँ रुक चुका था। Even though at times the fear was so intense, I thought I was going mad. और कुछ समय तो मैंने इस डर को इस हद तक महसूस किया कि मैं अपने आप को ये सोचता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। But I didn't go mad. मगर मैं पागल नहीं हूँ। Because I managed to maintain some awareness and persist with my practice. मैं कुछ मेरी जो जागृति है उसको बनाए रखा और मेरे ध्यान साधना को निरंतर रखा। And then I was able to enter upon a period of calm. और फिर मैं अपनी उस शांति की अवस्था की तरफ बढ़ पाया। So we can calm our fear in that way too. तो हम अपने डर को भी उस तरीके से शांत कर सकते हैं। And then on another occasion, I was in hospital waiting to receive an infusion of chemotherapy. तो एक बार का और उदाहरण है कि मैं अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए जो उपचार करते हैं उसके लिए रुका था। But there was a problem. मगर वो करते हुए कुछ समस्या थी। I don't know, I don't think this happened in India, but many of the computers in the West were hijacked at the time I was going through chemotherapy 4 years ago. तो 4 वर्षों पहले जिस कीमोथेरेपी की मशीन थी वो किसी ने तो उसको हाईजैक कर लिया था। And this happened at the hospital where I was being treated. और जिस अस्पताल में मेरा उपचार चल रहा था वहाँ ये घटना घटी थी। And that made it very difficult for people to get their treatments. और जो उस उपचार को लेने जा रहे थे उनके लिए बड़ी परेशानी निर्माण हुई थी। So I arrived at the hospital and I was told that it may not be possible to treat me. और मैं जब अस्पताल में पहुंचा तो उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि आपको इस तरीके की सुविधा शायद नहीं मिलेगी। Now, if you have a serious cancer which needs treatment, it's quite a challenge to be told that. मान लीजिए कि जब आप बहुत इस तरीके की गंभीर बीमारी से गुजर रहे होते हैं और कोई आपको ये बता दे कि आपको इसका इलाज नहीं मिलेगा। But I thought I must be patient. तो ये जब हमारे मन में घबराहट होती तब भी मैं बहुत शांत था। And I was waiting on the chemotherapy ward. और मैं उस कीमोथेरेपी का जो वार्ड होता है उसमें मैं इंतजार करते हुए बैठा था। I waited many hours not knowing whether or not I would be treated. और मैं कई घंटों तक बैठा रहा इसी तरीके से कि ये कब होगा और कब नहीं होगा उसकी जानकारी नहीं होते हुए। And at one point I became very anxious. और एक जो पल था उसमें मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। And I started to walk up and down just outside the ward. और मैं एक तरीके से वहाँ फिर अपनी चहलकदमी करने लगा उसी अस्वस्थता में। And I realized that I was allowing myself to fall out of my usual positive mental state. और एक तरीके से मैं उस क्षण को देख रहा था कि जहाँ मैं अपने आप को खो सकता था उस अवस्था को मैं अनुभूति ले रहा था। And I was ashamed of my own reaction. और इस तरीके से मैं अपने इस हरकतों के बारे में खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। So I made myself reflect on the fact that, well, I asked myself the question, why should I be treated ahead of everybody else? तब मैंने अपने आप को सवाल पूछा कि मैं क्यों इस तरीके का उतावला हो रहा है कि सबके पहले मेरा नंबर लगे और मेरा उपचार हो। We're all in the same predicament. Other people were not getting their treatment either. और सभी लोग इस तरीके के उस उदाहरण से गुजरते हैं या उस अवस्था से गुजरते हैं। So in other words, for a moment, I forgot about myself. तो यहाँ मतलब उस क्षणों में मैं एक तरीके से अपने आप को भूल गया था। And I felt a tremendous calm descend upon me. और फिर इस बातों को जब मैंने गौर किया तो मैं अपने आप में बहुत शांति का अनुभव किया। And I felt totally happy. और फिर मैं पूर्णतः आनंदित महसूस किया। And in a certain sense, I didn't mind whether I got my treatment or not. और फिर मैं वहाँ ये भी इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई परवाह नहीं अगर मुझे उपचार मिले अथवा ना मिले। So by working in this way, I could induce calm in my mind.
तो इस तरीके से जब मैंने काम किया तो मैं उस शांति को अपने आप में भीतर में अनुभव किया। So what I had done was I sensed a reaction within myself. तो ये मैंने क्या अनुभव किया, तो मैंने स्वयं में खुद में ही उस तरीके की प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्था का अनुभव किया है। And I knew that wouldn't help me. और मैं जानता था कि ये मुझे मदद नहीं करने वाली है, Anxiety never helps anybody. क्योंकि चिंताएं कभी भी किसी को मदद नहीं कर सकती। So I knew I had to deal with it. और मैं जानता था कि मुझे इससे रास्ता निकालना पड़ेगा। So I had to reflect upon it और फिर मुझे चिंतन करना पड़ा। in the way that I did. और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैंने उस तरीके से चिंतन किया। So we have to learn to work with our reactions at all times, not just in extreme circumstances like those. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको हर बार हमारी प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्था के प्रति जागरूक रह के काम करना पड़ेगा। एक या दो बार नहीं होगा। It's when we get into those reactive mental states that we cannot experience calm. जब हम इस तरीके की प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्था से गुजरते होते हैं, तब हम शांति का कोई भी अनुभव नहीं करते हैं। So we have to find a way of calming down our own reactions. तो हमको हमारी प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्था को शांत करना बहुत जरूरी है। Now, some of you may be aware that Subhuti often, I believe many times in India, has talked about what he calls the reaction practice. और सुबुद्धि के मुंह से कई बार आप लोगों ने सुना होगा इस शांति के आचरण के बारे में, या जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्था क्या होती है उसके बारे में। I don't know precisely how he teaches it, but I would imagine it's something along the lines that I've just said. मुझे पता नहीं कि वो किस तरीके से शिक्षा देते होंगे, कि मगर जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए उदाहरण, उन्हीं धारा में वो निश्चित ही बताते ही होंगे। It's as if we have to try and find to, if you like, press the pause button on something. You just create a pause. तो एक तरीके से आप मतलब वहाँ अपने इस बटन को दबाते जहां आपको रोकना है, अपने आप को रुकना है। And just give yourself that a little bit of space in which you can just reflect. ये थोड़ा सा ही जो हमको मिला हुआ समय है, उस समय में हमने चिंतन करना चाहिए। It may only take a moment. It just doesn't need to be long. ये आपको बहुत ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं, थोड़ा ही समय मिलता है और उसमें हमने चिंतन करना चाहिए। So what this enables us to do is to become more aware of what we're really thinking and what the objective situation is. तो हमको एक तरीके से ये मौका मिलता है कि जो वर्तमान स्थिति है या वर्तमान परिस्थिति है, उसको किस तरीके से मैं देखूं। On the cancer ward, on the chemotherapy ward, I was allowing selfish thoughts to come and take me over. जैसे मैं कीमोथेरेपी के लिए उस कैंसर वार्ड में था, तो वो मेरा जो स्वयं के प्रति का जो एक उपचार लेने की एक होड़ थी, वो मेरे में उत्पन्न हुई थी। But I gradually realized that this wasn't helping me, and I had to do something about it. मगर मैंने धीरे-धीरे ये एहसास किया कि ये बात मुझे मदद नहीं करेंगी, मुझे शांति बनाए रखना जरूरी है। And in that situation, the key thing was to think about others and the fact that we are all in the same predicament together. तब हमको एक ऐसा उस परिस्थिति का मुआयजा करते हुए देखना है कि जिस तरीके से मुझे चीजों की जरूरत है, वैसे औरों को भी है, और मैंने वहां दूसरों के प्रति भी सजग होने की परिस्थिति में आना चाहिए। So this was the moment, if you like, when I switched from the reactive mind into the creative mind. तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि मैं जो प्रतिक्रियात्मक मानसिक अवस्था की तरफ से अपने मन को सूचक मानसिक अवस्था की तरफ बढ़ाया है। So we have to learn to recognize those moments, or try and find those moments, so that we too, more and more often, can move from the reactive mode to the creative mode of working with our minds. तो इस तरीके से हमने अपने आप को देखना है कि मैं किस तरीके से प्रतिक्रियात्मक मन से सूचक मन की तरफ बढ़ूं। Okay, so that's all I want to say specifically about that. तो मैं आज मतलब उस प्रशब्दी के बारे में आज जो कहना चाहिए वो मैं
यहाँ मैं समझता हूँ कि हो गया है। I want to now talk about something, however, which is related. मगर मैं अभी उससे संबंधित जो बातें होती है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। I imagine all of us have been on, I'm sure you've all, I imagine you've all been on retreat at some point. मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारे लोग इस तरीके के कोई ना कोई शिविरों में अपना समय बिताए होंगे। Unfortunately, that's probably not possible at the moment. मगर अब इस दरमियान ये संभव नहीं है। But maybe you've been on retreat and it might be for just a weekend, it might be for a week or perhaps even longer. हो सकता है आपने एक दिन का, 2 दिन का या फिर कभी-कभार हफ्ते का या उससे भी लंबे शिविर किए होंगे। And you notice that as you go through, as the retreat progresses, you begin to feel more positive. और जैसे-जैसे शिविर आगे बढ़ता रहा, आप अपने आप को विधायक महसूस करते रहे। You don't necessarily know why, but you know that you do feel more positive. You feel even happy. और पता नहीं क्यों, मगर आपने धीरे-धीरे अपने आप को विधायक और थोड़ा-सा आनंदित भी महसूस किया होगा। And it's very easy in those circumstances to get carried away by our happiness. और फिर इस तरीके की परिस्थिति कई बार हमको एक आनंदित माहौल में आगे बढ़ाते रहती है। Now, up until the point that we began to feel really happy, we were developing awareness. और जब हम इस तरीके के आनंदित अवस्था को बढ़ाने के दृष्टिकोण से बढ़ते हैं, तब आनंदित रहते हैं। But then, because maybe we've got a bit more energy, as a result of becoming more aware of our mental states and so on, you know, we feel happier. और जब हम इस तरीके से उस स्मृति या उस जागृति की वजह से जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी शक्ति बढ़ते रहती है, तो हमको बहुत आनंद भी आते रहता है। And this is when we need to sort of calm down a little bit. और इस आनंद के प्रभाव के दरमियान हमको शांत होना बहुत जरूरी होता है। Because when we get happy, as I say, we can become intoxicated and we start to become unmindful. और जब हम इस तरीके के आनंद के उस अवस्था में होते हैं, तो ये बताया जाता है कि कई बार हमारी जागृति हम खो देते हैं और फिर हम अशांति भी में ज्यादा जल्दी लौट आते हैं। So we've already lost what we've gained by the initial stages of the retreat if we're not careful. तो अगर हम जागरूक नहीं रहे, तो जो बातें हमने उस शिविर के माध्यम से प्राप्त करी होती है, वो हम खो बैठते हैं। Bhante Sangharashta once said that too much happiness is spiritually dangerous. और भंते संघर्ष जी कहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा आनंद होना भी एक तरीके से हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा हो सकता है। It's not that we should be unhappy, it's not that we should never be happy, but too much happiness causes us to lose awareness. तो ये नहीं कि हमने आनंदित नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे जीवन में खुशियां नहीं होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा अगर इस तरीके की खुशी के माहौल में रहे, तो हम अपनी जागृति भी खो सकते हैं। So sometimes when we reach this point in a retreat, there may be a period of silence. तो जब इस मानसिक अवस्था का अनुभव लेते रहते हैं, तो वहाँ एक मौन का भी समय आता है। Because very often when we become really happy, we want to talk more, we want to make a bit of a noise, just let go a little bit. तो जब हम इस तरीके से आनंदित महसूस करते हैं, तब हम बातें करना चाहते हैं, तब लोगों से मिलना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं मतलब फिर हमको भटकने के लिए एक अवसर मिलता है। But the silence can help us to remember what we're doing and prevent us in a way from wasting our energy through unmindful talk. इसीलिए मौन का जो समय होता है, वो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने का, अपने स्वयं के बारे में ज्यादा से ज्यादा उस बड़े हुए जो कुशल का मानसिक अवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए मदद करती है। But very often people find this very difficult. मगर कई बार लोग ये करना बहुत ही मुश्किल महसूस करते हैं। They don't want to be silent. वो मौन रखना नहीं चाहते। So what they tend to do then is to talk in a very quiet way. और फिर वो क्या करते हैं कि आपस में घुसुर-पुसुर करते हैं।
because that seems like it's not really, you're making an effort, but actually you're not. You're just talking quietly. You're breaking the silence. मगर जब आप इस तरीके से आपस में खुसर-फुसर करते हैं, तब आपको लगता है कि आप कोई मतलब बुरा नहीं कर रहे हैं, पर सही देखा जाए तो आप वहाँ मौन का भंग कर रहे होते हैं। Or you may even start whispering. जहाँ तक मतलब हम थोड़ा-सा आपस में जो बातचीत करना है, उसकी बात करते हैं। I was once on retreats at Bhaja when I found a Dhammacharni whispering with another Dhammacharni in silence. तो मैंने एक शिविर के दरमियान देखा कि एक धम्मचारिणी दूसरे धम्मचारिणी के साथ में मौन के समय में उस खुस-फुस कर रही थी। And she didn't think she was breaking the silence because that wasn't breaking the rules. It was very quiet. और वो नहीं समझ रही थी कि मतलब वो मौन का जो हमने तय किया हुआ समय है उसका वो किसी तरीके से उसको तोड़ रही है। वो उसको लग रहा था कि ये तो बहुत मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। But of course it's breaking the silence. मगर वो मौन को तोड़ रही थी। And then again, sometimes people might think, well, I don't want to whisper even, so I'll communicate through signs. और कई बार लोगों को लगता है कि ये जो धीरे-धीरे खुसर-फुसर करने के बजाय मैं बात ही नहीं करता और फिर मैं इशारों से बात करूँगा जिसमें मैं आवाज़ मेरा नहीं होगा। So they'll do something like this, they'll say, और फिर इस तरीके से वो करते हैं कि मैं और तू बिगर बोले बताते हैं। that means me and you. वो बताते हैं कि मैं और तू और इशारा करते हैं कि जहाँ आगे चलने के लिए जाएंगे। Let's go for a walk. वो बताते हैं कि चलो घूमने चलते हैं और फिर उधर जाके बात करेंगे। Well, we can go for a walk. We can talk. ताकि हम जाएंगे और फिर उधर जाके बात करेंगे। So they go away from the retreat to talk. और फिर वो शिविर केंद्र से बाहर जाके बात करते हैं। Well, at least they're not disturbing other people. निश्चित ही वो दूसरों को मतलब विचलित नहीं करते हैं। But clearly that's not silence. मगर वो मौन नहीं है। So why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? Well, very often because we feel uncomfortable with silence. मगर बहुत हद तक हम मौन में अपने आप को बहुत विचलित महसूस करते हैं। But just imagine that, let's say you're on a long retreat like I was, on your own. You can't talk because there's nobody to talk to. मान लीजिए कि जैसे आप किसी शिविर में हैं जहाँ बिल्कुल मतलब अपने आप में हैं आप। And there's not much that you can do. और आप वहाँ किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। You can meditate, but when you've done that, you've got nothing to do. आपको कुछ भी करने के लिए अवसर नहीं होता है। So, for example, on my 9-month retreat, I spent a lot of time sitting down, looking across the valley where I was, doing nothing. तो मैं अपने 9 महीने के उस एकांतवास में मैं केवल बैठे रहता था और जो वहाँ की जो एक खाइयाँ थी उन खाइयों के पार देखते रहता था और कुछ नहीं करता था। And that was the most difficult thing to do. और वो अपने आप में बड़ी मुश्किल घड़ियाँ होती थी। I found it because what happens is that you're just left with your own mind, your own mental states. क्योंकि वहाँ आप केवल अपने आप में होते हैं, आपकी मनोअवस्था के साथ में होते हैं। And over a sustained period like 9 months, you spend a lot of time just facing your mind. और जब 9 महीने का अगर अंतराल हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप केवल अपने मन को ही वहाँ एक तरीके से देखते रह सकते हैं या मन का ही मुकाबला करते रह सकते हैं। And there's very little that you can distract yourself with. और बहुत ही कम ऐसा अवसर होता है जहाँ आप अपने मन को अपने आप से जुदा कर सकते हैं। And that's not an easy thing to do. और वो अपने आप में आसान काम नहीं है। It takes a long time to get used to it. ये बहुत लंबा अरसा लगता है उस तरीके की परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखने के लिए। But if you can get used to it, it's a very rewarding experience, and I would say a very enjoyable experience. मगर ऐसा करने में आप जब सफल होते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही
आपने किसी बात को प्राप्त कर लिया या बहुत खुशी आपको मिलती है उन परिस्थितियों से, because it has a profoundly calming effect upon the mind. क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा असर हमारे मनोअवस्था पर होता है। So that's about as much as I think I can usefully say about the calm of the mind today. तो मैं इस तरीके से जो प्रशब्दी है या शांति है उसके बारे में इतना आपको बता सकता हूँ। I hope it's been of help to you. मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए मदद साबित हुई होगी। I hope you've been able to learn some way of helping yourself to just induce some sort of calm in your own Dhamma practice, in your own life. कुछ हद तक क्यों ना हो, इस तरीके का जो शांति का जो अनुभव है वो किस तरीके से लेना है उसका एहसास हुआ होगा। There's no point in giving a Dhamma talk unless you're able to go away afterwards and put it to some practical use. ये अगर मान लो आप सुनने के बाद अपने जीवन में अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते या वो आपके उपयोगी नहीं होता तो वो धम्मा प्रवचन सुनने का कोई मायना नहीं होगा। So as I say, that's all I'm going to say today about calm. Tomorrow I'm going to be talking about samadhi. और यहाँ मतलब इस प्रशब्दी के बारे में मैं कहना चाहूँगा इतना ही, और कल हम समाधि के बारे में सुनेंगे, The sixth stage of the Bodhisangas. जो सप्त बोधांग का छठा अंग होगा। So please do come back again tomorrow at 4 o'clock in the afternoon. तो कल आप फिर से दोपहर के 4 बजे उपस्थित रहिए। And in the meantime, if you have any questions about what I've said today, now is the time to put them. अभी आपके सवालों के लिए मैं समय देना चाहता हूँ। जो भी प्रश्न आपके उत्पन्न होते हैं वो आप आज के विषय को लेकर आप निश्चित ही पूछ सकते हैं। उत्तम जी। हाँ सर। देखिए कौन से भाई बहनों का प्रश्न है।